नमस्कार, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं रोहित पोखरियाल। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने हैट्रिक लगाकर चुनाव के परिणामों के साथ ही जो पूरे एग्जिट पोल थे, पूर्वानुमान था, उनको फेल कर दिया। सूबे में एक बार फिर से प्रचंड जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी की वापसी हुई, इतिहास भी बना। प्रदेश में लगातार तीसरी बार एक ही पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अक्सर ऐसे मौके बहुत कम होते हैं। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद किसी भी पार्टी के लिए वापसी की राहें काफी मुश्किल हो जाती हैं, खासकर हरियाणा जैसे राज्य में। दरअसल हरियाणा के रिजल्ट ने सबको चौंका दिया। एंटी इनकम्बेंसी जैसी कोई चीज नजर नहीं आई और अब कांग्रेस हार पचा नहीं पा रही, क्योंकि लोकसभा चुनाव के बाद देश में यह पहला चुनाव हुआ था। खुमारी वही थी। कांग्रेस को लग रहा था लोकसभा चुनाव में मामला 50-50 पर जा टिका तो विधानसभा चुनाव में बाजी मार ही लेंगे, लेकिन विधानसभा चुनाव का जनादेश कांग्रेस की उम्मीद के ठीक विपरीत निकला। जादू रहा बरकरार, हरियाणा में फिर बीजेपी सरकार। जीत के रिकॉर्ड तोड़े भविष्यवक्ता, औंधे मुंह गिरे। सत्तावन साल में इतिहास, हैट्रिक से रचा कीर्तमान। फार्मूला तीसरी बार हिट, कांग्रेस हुई हिट विकेट। नॉन जाट वोटर साधे, जाटगढ़ में झंडे गाड़े। साठ नए कैंडिडेट उतारे, वोटरों ने 34 पार उतारे। छब्बीस सीटें बरकरार, 22 नई सीटों पर कमल बहार। कांग्रेस की फिर हार, केजरीवाल बने जिम्मेदार। दरअसल सियासी पिच पर बीजेपी की असली तैयारी की शुरुआत 1 साल पहले हो चुकी थी। हरियाणा चुनावों को लेकर बीजेपी ने करीब 1 साल पहले से ही रणनीति बनाना शुरू कर दी। और वैसे भी कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी 24/7 इलेक्शन मोड में ही रहती है। तीसरी बार हरियाणा जीतने के लिए एक एक कड़ी जोड़ी जा रही थी और इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने कई ऐसे फैसले लिए जिन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी की राह आसान कर दी। हरियाणा में शानदार जीत के बाद प्रदेश के सीएम नायब सिंह सैनी ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इसे लेकर पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट कर कहा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी से मिला और विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली ऐतिहासिक जीत के लिए उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी। मुझे विश्वास है कि विकसित भारत के संकल्प में हरियाणा की भूमिका और महत्वपूर्ण होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं के परिश्रम, त्याग और तपस्या की वजह से पार्टी ने आज ये मुकाम छुआ है। जहां दूध दही का खाना, वैसा है अपना हरियाणा। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। मां कात्यायनी शेर पर विराजमान होकर हाथ में कमल को धारण किए हुए हैं। हम सभी को आशीर्वाद दे रही है। ऐसे पावन दिन हरियाणा में तीसरी बार लगातार कमल खिला है। गीता की धरती पर
सत्य की जीत हुई है। गीता की धरती पर विकास की जीत हुई है। गीता की धरती पर सुशासन की जीत हुई है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने हरियाणा में पार्टी की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। प्रधानमंत्री जी से शिष्टाचार मुलाकात हुई है, क्योंकि मैंने हरियाणा की जो प्रचंड जीत हुई है उसके बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बताया है, और मैंने कहा है प्रधानमंत्री जी को कि आपको हरियाणा के लोग बहुत प्यार और स्नेह करते हैं, और उसका परिणाम है कि आज तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को इतनी बड़ी सीटें दे करके ये तीसरी बार हरियाणा में डबल इंजन की सरकार बनी है। वहीं हरियाणा में बीजेपी का फार्मूला तीसरी बार हिट हो गया, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ जाट वर्सेस नॉन जाट की राजनीति से गैर जाटों को इकट्ठा कर दिया। वहीं जाटों के गढ़ में भी 7 नई सीटें जीत ली। हैट्रिक का इतिहास। हरियाणा के 57 साल के इतिहास में पहली बार कोई पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। जीत का रिकॉर्ड। चुनावी नतीजों में बीजेपी ने हरियाणा में कुल 48 सीटें जीत ली हैं। 2019 में 40 सीटें और 2014 में 47 सीटें जीती थीं। इस चुनाव में बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती और 26 मौजूदा सीटें भी बचाने में कामयाब रही। हरियाणा में बीजेपी ने 2024 में रिकॉर्ड जीत कैसे हासिल की? तमाम अनुमानों से उलट कांग्रेस सिर्फ 37 सीटों पर कैसे सिमट गई, आपको बताते हैं हरियाणा के नतीजों के पीछे की असली कहानी। 2019 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 40 सीटें जीती थीं। 2024 में इनमें से 27 सीटें रिटेन कर ली हैं, यानी मौजूदा हर 3 में से 2 सीट जीत ली है। इसके अलावा 22 नई सीटें भी जीती। दूसरी तरफ कांग्रेस ने 19 नई सीटें तो जीती, लेकिन 50% पुरानी सीटें रिटेन नहीं कर सकी। इससे कांग्रेस को नई सीटें जीतने का फायदा नहीं मिला। हरियाणा को 7 कल्चर और पॉलिटिकल जोन में बांटा जाता है। 7 में से 4 इलाकों में बीजेपी ने 2019 के मुकाबले सीटों में इजाफा किया है। बांगड़, साउथ हरियाणा और मेवात बेल्ट में कोई अंतर नहीं आया। दिल्ली से चंडीगढ़ को जाने वाली रोड के अगल बगल के 6 जिले जीटी रोड बेल्ट में आते हैं। इसमें पंचकुला, कुरुक्षेत्र, पानीपत, यमुनानगर, करनाल और अंबाला की 23 सीटें शामिल हैं। इन जिलों में आबादी का एक बड़ा हिस्सा 1947 में बंटवारे के बाद पाकिस्तान से आए हुए पंजाबी हैं। जीटी रोड बेल्ट 2024 में इस बेल्ट से बीजेपी ने 21 और 2019 में 12 सीटें जीती थीं। वहीं इस बार यहां से बीजेपी 14 सीटें जीतने में कामयाब रही। पंजाब से लगे हुए हरियाणा के 2 जिले जिंद और कैथल बांगर बेल्ट में आते हैं। इन दोनों जिलों में कुल 9 सीटें हैं। बांगर बेल्ट 2024 में बीजेपी ने इनमें से 2 और 2019 में 3 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी ने बांगर बेल्ट की 5 सीटें जीती, यानी 2 सीटें बढ़ी। इस इलाके में भूमिगत जल का स्तर बहुत ऊंचा है और खेती यहाँ का मुख्य काम है। देशवाल बेल्ट को जाटलैंड भी कहा जाता है। इस बेल्ट में 3 जिले रोहतक, झज्जर और सोनीपत शामिल हैं और कुल 14 विधानसभा सीटें हैं। जाटलैंड बीजेपी यहाँ से 2014 में 4 सीट और 2019 में सिर्फ 2 सीटें जीत पाई थी। इस बार यानी 2024 की विधानसभा चुनाव में बीजेपी 4 सीट जीतने में कामयाब रही है। राजस्थान और पंजाब से सटे बांगड़ बेल्ट के इलाके में बांगड़ी बोली और पंजाबी वोटर्स हैं। इस बेल्ट में 5 जिले हिसार, सिरसा, फतेहाबाद, भिवानी और चरखी दादरी आते हैं। इनमें कुल 21 सीटें हैं। जाट वोटर डोमिनेंट हैं। बांगड़ बेल्ट 2014 में बीजेपी ने इस बेल्ट से 6 और 2019 में 8 सीटें जीती थी। इस बार बीजेपी यहां फिर से 8 सीटें जीतने में कामयाब रही। अहिरवाल बेल्ट में 3 जिले रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम आते हैं। यहाँ कुल 11 सीटें हैं। अहिरवाल बेल्ट 2014 में बीजेपी ने यहाँ की 11 और 2019 में 8 सीटें जीती थीं। इस बार बीजेपी ने यहाँ की 10 सीटें जीती हैं। साउथ हरियाणा में उत्तर प्रदेश से लगे पलवल और फरीदाबाद जिले आते हैं। ब्रजभाषा के असर वाले इस इलाके की 9 सीटों पर गुर्जर वोटर निर्णायक हैं। साउथ हरियाणा यहाँ से बीजेपी ने 2014 में सिर्फ 3 सीट और 2019 में 7 सीट जीती थीं। पिछला नतीजा दोहराते हुए इस बार बीजेपी ने यहाँ से 7 सीटें जीती हैं। हरियाणा का मेव मुस्लिम बाहुल्य नूह जिला मेवात कहलाता है, जिसमें 3 सीटें हैं। मेवात 2014 और 2019 में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। इस बार भी बीजेपी को यहाँ कोई सीट नहीं मिली है। मेवात में करीब 70% आबादी मुस्लिम है। हरियाणा में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार जाट वर्सेस नॉन जाट के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा। हालांकि चुनावी मैनेजमेंट की बदौलत बीजेपी ने जाटों के गढ़ में भी घुसपैठ की है।
बीजेपी ने 22 नई सीटें जीती। इनमें 7 सीटें जाट बहुल बागड़ और देशवाल बेल्ट में जीती हैं। इसके अलावा पंजाबी और शहरी बहुल जीटी रोड बेल्ट को एक्सपर्ट्स बीजेपी की कमजोर कड़ी मान रहे थे, लेकिन बीजेपी ने जीटी रोड बेल्ट में भी 7 नई सीटें जीती हैं। टर्निंग पॉइंट, हरियाणा में कुल 19 सीटों पर जीत हार का अंतर 5000 से कम रहा। इनमें सबसे ज्यादा बीजेपी के 10 कैंडिडेट जीते। अगर ये सीटें कांग्रेस की तरफ चली जाती तो नतीजे बदल सकते थे। बीजेपी की इस जीत में कुछ अहम फैक्टर ने बड़ा रोल अदा किया। कैंडिडेट बदले, चुनाव में बीजेपी ने 60 सीटों पर नए चेहरों को मौका दिया। इनमें से 34 कैंडिडेट्स जीते हैं। आरएसएस बैकग्राउंड और पंजाबी समुदाय से आने वाले मनोहर लाल खट्टर करीब 9.5 साल तक हरियाणा के सीएम रहे। चुनाव से 6 महीने पहले मार्च 2024 में खट्टर की जगह नायब सिंह सैनी को सीएम बनाया गया। हरियाणा की करीब 44% ओबीसी आबादी को अपनी ओर करने का दांव चला। इसके अलावा पार्टी ने सर्वे में पाया कि किसान आंदोलन और महिला पहलवानों के विरोध के कारण खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी लहर है। इसके अलावा खट्टर चुनाव प्रचार से भी नदारद रहे, यहाँ तक कि राज्य के ज्यादातर पोस्टर में खट्टर का चेहरा नहीं दिखा। पीएम नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में 4 रैलियां की। इनमें से केवल एक ही रैली में खट्टर मौजूद रहे। हरियाणा में 36 बिरादरियां हैं। इनमें 27% आबादी के साथ सबसे बड़ी कम्युनिटी जाट है। बीजेपी ने गैर जाट की राजनीति करनी शुरू की। पारंपरिक तौर पर सवर्णों की पार्टी कहलाए जाने वाली बीजेपी ब्राह्मण, पंजाबी, बनिया और राजपूत वोटों को लेकर आश्वस्त थी। इसके अलावा पार्टी ने पिछड़े और दलित वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश की। ये फार्मूला 2014 और 2019 के बाद इस बार भी कामयाब रहा। इस चुनाव में जेजेपी का जनाधार टूट गया, जिसका फायदा बीजेपी को मिला। 2019 के चुनाव में जेजेपी ने 10 सीटें जीती थी। 2024 में जेजेपी का सफाया हो गया। जेजेपी की 10 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने बढ़त बनाई है। दरअसल 2019 में चुनाव के बाद बीजेपी और जेजेपी ने अलायंस कर सरकार बनाई थी। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने, लेकिन मार्च 2024 में जेजेपी ने अलायंस तोड़ दिया और बीजेपी से अलग चुनाव लड़ने का फैसला किया। 2019 में जेजेपी के साथ हुए अलायंस का फायदा 2024 में बीजेपी को मिला और जेजेपी के हिस्से नुकसान आया। बीजेपी ने हरियाणा में करीब 150 रैलियां की। इनमें से 4 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और 10 रैलियां गृह मंत्री अमित शाह ने की। मोदी ने रैली कर करीब 20 सीटों को कवर किया, जिसमें से 10 सीटों पर बीजेपी काबिज हुई है। इसके अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आधा दर्जन से ज्यादा सभाएं की। साथ ही 40 से ज्यादा केंद्रीय मंत्री और सांसदों ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। तो बीजेपी कांग्रेस के आंकड़े आपको बताया, लेकिन एक और पार्टी थी जो बहुत दम भर रही थी कि इस बार हरियाणा में हरियाणा का बेटा आ रहा है। जी हां, सही समझे, बात आम आदमी पार्टी की। तीसरी कोशिश की और यह भी फेल हो गई। पार्टी ने 88 सीटों पर कैंडिडेट उतारे, लेकिन कोई नहीं जीत पाया। आपने 5 सीटों पर कांग्रेस के साथ खेला जरूर कर दिया। 5 सीटों पर कांग्रेस की हार का अंतर आम आदमी पार्टी को मिले वोटों से कम या लगभग बराबर था। यानी अगर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता तो भारतीय जनता पार्टी की 5 सीटें कम हो सकती थी। हरियाणा की 90 सीटों के रिजल्ट के एनालिसिस से पता चलता है कि कम से कम 5 सीटों पर आपको मिले वोट कांग्रेस की हार के अंतर से ज्यादा या लगभग बराबर हैं। इन सभी सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते हैं। यानी अगर कांग्रेस और आप उम्मीदवारों को मिले वोट जुड़ जाते तो बीजेपी की 5 सीटें घट सकती थी। कांग्रेस और आप दोनों दलों के वोटों को जोड़ दे तो 5 सीटों पर कांग्रेस गठबंधन को फायदा मिलता। आपके दावे, 89 सीटों पर आपने उम्मीदवार उतारे। केजरीवाल की 5 गारंटी के नाम से चुनावी घोषणा पत्र जारी किया। इनमें किए जाने वाले 5 वादे कुछ इस तरह से थे। हर बेरोजगार युवा को रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए, बेहतर सरकारी स्कूल और हर बच्चे को मुफ्त शिक्षा, पूरे राज्य में मोहल्ला क्लिनिक खोले जाएंगे, 24 घंटे मुफ्त बिजली दी जाएगी। जेल से बाहर आने के बाद अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान, राज्यसभा सांसद संजय सिंह, महासचिव संदीप पाठक समेत आपके बड़े नेताओं ने 2 सप्ताह में 45 से ज्यादा चुनावी रैलियों को संबोधित किया। हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपने अकेले दम पर 88 सीटों पर चुनाव लड़ा। आपने कांग्रेस समेत किसी दूसरे दल से गठबंधन नहीं किया। परिणाम ये हुआ कि हरियाणा में आपके सभी कैंडिडेट हार गए। कांग्रेस के स्थानीय नेताओं ने आपसे गठबंधन नहीं करने के पीछे ये तर्क दिया था कि आप गैर जाट वोट काटेगी और इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलेगा। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस के पास मजबूत नेतृत्व है। एक और बीजेपी के पास मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, अनिल विज जैसे बड़े नेता हैं। वहीं कांग्रेस के पास भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा जैसी बड़ी नेता हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के पास इस तरह का कोई बड़ा चेहरा नहीं है।
सुशील कुमार गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन जनता के बीच उनकी गहरी बैठ नहीं है। गुप्ता जिस बनिया समुदाय से आते हैं, उनके वोट बैंक पर बीजेपी की पकड़ है। हरियाणा में आपके पास सीएम पद के लिए कोई चेहरा नहीं था। देश के कोने कोने में आज भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी है, हर संघर्ष को पार करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जनता के दिलों में जो जगह बनी है, उसके मूल में भाजपा के कार्यकर्ता है। भाजपा के कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, भाजपा के कार्यकर्ताओं की त्याग तपस्या है। और इसलिए विजय के उस उत्सव में मुझे बार बार मेरे कार्यकर्ताओं की याद आना बहुत स्वाभाविक है। उनके प्रति अहोभाव व्यक्त करना मेरा स्वाभाविक मन करता है। और इसलिए टीम स्पिरिट के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर लक्ष्य की ओर बढ़ते जाने वाले भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता न रखने वाले हैं न थकने वाले हैं, और झुकने का तो सवाल ही नहीं उठता है। भारतीय जनता पार्टी ने खांटी हरियाणवी दिग्गजों के बीच अपनी विचारधारा की राजनीति के लिए जगह बनाई है और यह सफर बेहद दिलचस्प रहा है। हरियाणा में कभी बीजेपी आईएनएलडी और एचजेबी की जूनियर पार्टी रही थी, लेकिन 1987 में 1987 में बीजेपी के पहले चुनाव लड़ने से लेकर 2024 के दंगल के बीच यहां का सियासी परिदृश्य काफी बदला है और अब बीजेपी फॉलोअर नहीं बल्कि लीडर की भूमिका निभा रही है। लाल हरियाणा की राजनीति का मशहूर ब्रांड रहा है। बंसीलाल, देवीलाल, भजनलाल ये वैसे नाम और किरदार हैं जिनका राज्य की राजनीति में दबदबा रहा है। जब हरियाणा में इन लालों की सियासत पर जलवा होता था तो बीजेपी इनकी जूनियर सहयोगी रहा करती थी। एक समय ऐसा भी था जब बीजेपी को गठबंधन सहयोगी के तौर पर रखने वाली इंडियन नेशनल लोकदल बिग ब्रदर की भूमिका में रहती थी। तब बीजेपी वर्कर अक्सर आईएनएलडी के नेता ओम प्रकाश चौटाला का बुरा बर्ताव करने के आरोप लगाया करते थे। आईएनएलडी कभी समाजवादी रहे देवीलाल की पार्टी थी। इसे इन्होंने अपने आखिरी दिनों में बनाया था। ओम प्रकाश चौटाला देवीलाल के पुत्र हैं। 2014 से पहले हरियाणा के राजनीतिक परिदृश्य पर कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय और इंडियन नेशनल लोकदल जैसी क्षेत्रीय पार्टियों का दबदबा था। कांग्रेस लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन भ्रष्टाचार, किसान असंतोष और कुशासन जैसे मुद्दों के कारण मतदाताओं में असंतोष बढ़ता जा रहा था। आईएनएलडी के अलावा बंसीलाल की अगुवाई में हरियाणा विकास पार्टी का भी यही बोलबाला रहा। बीजेपी ने हरियाणा में अपने दम पर पहली बार 2014 में सरकार बनाई। ये वो भी मौका था जब केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बन चुकी थी। 2014 के विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के नाम का सिक्का खूब चला और जाटों के कद्दावर नेता और कांग्रेसी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की 10 साल के शासन के बाद हरियाणा से विदाई हो गई। बीजेपी ने 2014 में 47 सीटें जीतकर सियासी पंडितों को चौंका दिया। ये सियासत का फूल सर्कल था। 15 साल पहले जिस खट्टर ने बंसी सरकार को गिराने की कसम खाई थी, वही खट्टर अब हरियाणा को हाँकने जा रहे थे। लेकिन इससे पहले के सालों का सफर बीजेपी के लिए और भी चुनौतियों से भरा था। साल 2000 में बीजेपी ने हरियाणा की 90 में से 29 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन केंद्र में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद और दिल्ली में बॉर्डर सटे होने के बावजूद बीजेपी यहां 6 सीट ही जीत पाई। पार्टी को 8.94% वोट हासिल हुए। हालांकि 1999 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 5 सीटें जीत चुकी थी। इस चुनाव में पार्टी को 10.32% वोट मिले थे। 2004 में केंद्र से बीजेपी की विदाई हो चुकी थी। लोकसभा चुनाव में पार्टी को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा। पार्टी 10 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन मात्र 1 सीट पर जीत हासिल कर पाई। 2005 में हरियाणा में फिर से विधानसभा चुनाव हुए। इस चुनाव में पूरे 90 सीटों पर चुनाव लड़ी। बीजेपी को जोरदार शिकस्त का सामना करना पड़ा। मात्र 2 सीटें ही पार्टी के खाते में आई। सारे दिग्गज चुनाव हार गए। हालांकि पार्टी का वोट शेयर बढ़कर 10.36% हो गया। 2009 आम चुनाव में बीजेपी का हरियाणा से पूरी तरह सफाया हो गया। पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई। 2009 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति और भी बुरी हो गई। पार्टी 90 सीटों पर चुनाव लड़ी, लेकिन प्रदर्शन लगभग वैसा ही रहा। पार्टी 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकी, लेकिन वोट शेयर घटकर 9.04% हो गए। हरियाणा में बीजेपी के लिए गुड लक सफर 2014 में ही शुरू हुआ। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 8 सीटों पर चुनाव लड़ा और शानदार स्ट्राइक लगाते हुए 7 सीटों पर जीत दर्ज की। 2014 के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी की सुनामी देखी गई और पार्टी ने 47 सीटें जीती।
वहीं 2019 लोकसभा चुनाव में हरियाणा में बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% रहा। बीजेपी ने राज्य की सभी 10 सीटों पर जीत हासिल की। पार्टी को 58.02% वोट हासिल हुए। लेकिन 2019 विधानसभा चुनाव में पार्टी को एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का सामना करना पड़ा। बीजेपी इस चुनाव में 40 सीटें जीत पाई। हालांकि मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर से जेजेपी के दुष्यंत चौटाला का साथ लेकर सरकार बनाई। इस चुनाव में चौटाला ने 10 सीटें जीती थी। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि जो बीजेपी देवीलाल की पार्टी के साथ कभी जूनियर सहयोगी रहा करती थी, अब वो सीनियर की भूमिका में आ गई और उन्हें देवीलाल के खानदान से जुड़े दुष्यंत चौटाला बीजेपी के सहयोगी बनकर सरकार में शामिल हो गए। 2024 का हरियाणा विधानसभा चुनाव इतिहास रचने वाला साबित हुआ। बीजेपी ने इस चुनाव में अपना बेस्ट एवर परफॉर्मेंस दिया और 48 सीटें जीती। इस चुनाव में बीजेपी का वोट शेयर 39.94% रहा। यह स्थिति तब रही जब मात्र 3 महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यहां जोरदार झटका लगा था और पार्टी 10 में से 5 सीटें ही जीत सकी थी। साथ ही वोट प्रतिशत भी 2019 के 58.02% के मुकाबले घटकर 47.61% हो गया। 1982 में बीजेपी की स्थापना के बाद ही 1987 में बीजेपी ने हरियाणा विधानसभा का चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी को अच्छी कामयाबी मिली थी। 1987 में बीजेपी ने 20 सीटों पर चुनाव लड़ा और इसके 16 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। ये बीजेपी का तगड़ा शो था। लोकदल और कांग्रेस के प्रभाव के बावजूद बीजेपी का 16 सीटें जीतना बड़ी बात थी। पार्टी का वोट प्रतिशत 10.08% था। इसी चुनाव में बीजेपी की दिग्गज नेत्री रही सुषमा स्वराज अंबाला कैंट से विधायक चुनी गई थी। सुषमा हरियाणा कैंट से बीजेपी की शुरुआती विधायकों में रही हैं। लेकिन 1991 का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए बेहद हताशाजनक रहा। बीजेपी 89 सीटों पर लड़ी लेकिन मात्र 2 सीटें ही जीत पाई। ये मंडल कमंडल और गठबंधन सरकारों का दौर था। 1996 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फोकस्ड अप्रोच अपनाया और उन्हीं सीटों पर चुनाव लड़ी जहां पार्टी मजबूत थी। 1996 में बीजेपी ने 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। इनमें से 11 सीटों पर बीजेपी के उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बीजेपी का वोट शेयर 8.9% रहा। तो जीत आप पे कॉन्फिडेंस भरती है और हार मंथन करने का वक्त देती है। कहीं ना कहीं कांग्रेस खासतौर पर इस हार के बाद मंथन चिंतन में व्यस्त है। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।